सर देखिए, उसकी तैयारी शुरू हो गई है पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर। 1 साल बाकी है, लेकिन उसके पहले आरएसएस ने पंजाब को लेकर एक प्लान तैयार किया है। 24 से 26 फरवरी तक आरएसएस चीफ मोहन भागवत पंजाब दौरे पर थे। उन्होंने यहां स्वयं सेवकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्वयं सेवकों को हर दलित के घर और मन तक पहुंचने को कहा। संघ का जो प्लान दलित संत राम कनेक्शन का है, इसे साधने के लिए 5 पॉइंटर रणनीति बनाई गई है। टारगेट पर आपकी 92 सीटें हैं। संघ के प्लान के केंद्र में पंजाब की 38% दलित आबादी है, यानी पंजाब का हर तीसरा वोटर दलित है। गृह मंत्री अमित शाह भी साफ कर चुके हैं कि बीजेपी पंजाब की सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अब कितना कामयाब हो पाएगा ये वाला फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। लेकिन कम से कम कोशिश की जा रही है, ये कोशिश की जा रही है कि जो दलित वोट बैंक है उसे साधा जाए। ये कितनी कारगर साबित हो सकती है हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से, जिसको कहे ना कि एक सपने जैसा ही रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि दक्षिण के राज्यों में वो नई पहुंच बना पा रही है या फिर पश्चिम बंगाल में उस तरह से नहीं सफल हो पा रही है, तो पंजाब उसके लिए दूर की कौड़ी रहा है। मुश्किल ये हुई कि एक अकाली के साथ उसका गठजोड़ था। उस गठजोड़ में बड़ा सीधा सीधा सा समीकरण होता था। जो अकाल तख्त से जुड़े लोग थे, जो ग्रामीण लोग थे, जो खेतीहर समाज था, जो सिक्खी वाले थे, वो अकाली दल के साथ जुड़ जाते थे, और जो शहरी वर्ग था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाता था। ये बड़ा अच्छा विनिंग कॉम्बो बनाता था। कांग्रेस को इस तरह से वो हराते थे। लेकिन मुश्किल क्या हुई कि एक तो अकाली जो प्रकाश सिंह बादल के समय में थी, उनके बेटे बहू ने मिलकर पूरा, जिसको कहते हैं ना कि पार्टी को चौपट कर दिया। किसी राजनीतिक दल में जो पारिवारिक विरासत ऐसे खत्म होती है, उसका एक बड़ा शानदार उदाहरण है कि कैसे बादल परिवार ने खत्म कर दिया। और उनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हर चीज में उनका मतलब कुछ भी है तो वो सरकार की जो पार्टी है वो चला रही थी। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, तो उसने अपनी कोशिश कुछ दायरा बढ़ाने की कोशिश की, जो अकाली दल के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, और एक तरह से कहें तो गठजोड़ भी टूट गया। भारतीय जनता पार्टी ने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन उसको न तो वहां नेता मिल रहे हैं और न ही वो इनरोड्स कर पा रही है जो रूरल एरियाज में। जो तीनों कृषि कानून, जो मैं मानता हूं बहुत शानदार थे, उसको किसी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए था, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने वापस लिया। अब उनको लगता है कि कुछ इससे लाभ मिलेगा। तो जो संघ काम कर रहा है वो शायद अंदर की कुछ पकड़ होगी, कुछ लोगों को एक समाज के भीतर, तो वो जुड़ने का काम हो पाएगा। लेकिन पॉलिटिकली इसका कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा मुझे नहीं दिखता है। सुनील जाखड़ को लाकर देख चुके हैं, और राघव चड्ढा के आने से कुछ हो जाएगा ऐसा तो अमरिंदर सिंह को लाकर देख चुके हैं। अपनी ताकत बुलाना। एक और खबर है, उसकी बात कर लेते हैं। बिहार की बात कर लेते हैं, जहां नीतीश कुमार को लेकर एक चिट्ठी नीतीश कुमार ने जारी की है, उसने हलचल मचा दी है। बिहार के गृह विभाग ने एक पत्र जारी कर कहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। अभी नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में इसे लेकर एक लेटर जारी हुआ है जिस पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश की कुर्सी छोड़े बिना उन्हें Z+ सुरक्षा देने के लिए प्रशासन इतना उतावला क्यों है? जेडीयू और बीजेपी इसे सामान्य बात बता रहे हैं। बात थोड़ी है, उनकी सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो असेसमेंट होता रहता है, इंडिविजुअल के लिए होता है, कोई पोस्ट के लिए होता नहीं। और थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से ये काम जो पुलिस के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो लोग करते रहते हैं। यहाँ तो हर एक चीज़ का कोई काम है नहीं, विपक्ष को कुछ बचा नहीं है, तो अपना विश्लेषण करता रहता है। वो थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से ये सब निकलता रहता है। अब Z+ सिक्योरिटी की बात की जा रही है, लेटर जारी हुआ है समीर जी, तो इस पर इतना बवंडर क्यों है? क्या ये असामान्य बात है? मुझे लगता है इसे असामान्य रूप से देखने की जरूरत नहीं है। अगर गृह मंत्रालय ने अगर लेटर निकाल दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा दिए बगैर कि भाई इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार को Z+ की सुरक्षा दी जाएगी, और इसके संदर्भ में गृह मंत्रालय ने सफाई भी दे दी। ठीक है कि विपक्ष ये कह रहा है कि भाई सम्राट चौधरी गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय उनके पास आता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के ऊपर ये दबाव की राजनीति करी है कि भाई 10 तारीख को आप राज्यसभा का शपथ ग्रहण करने वाले हो 10 अप्रैल को, तो आप 11 या 12 तारीख को पटना पहुंचिए, इस्तीफा दे दीजिए, जिससे 15 और 16 अप्रैल के करीब हम नया मुख्यमंत्री चुन सके। अभी तक नीतीश कुमार ने यह कहा नहीं कि वो कब इस्तीफा देने वाले हैं। उस मामले में लेकर अभी जनता दल यूनाइटेड ने चुप्पी साध के रखी है। तो विपक्ष इस बात का जिक्र कर रहा है कि भाई इस्तीफा दिलवाने की जल्दबाजी है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए कोशिश की जा रही है। मुझे लग रहा है कि जो गृह मंत्रालय का इसका जवाब भी आ चुका है। उन्होंने कहा है कि इसे सामान्य दृष्टि से देखा जाए, और ये सिर्फ एक लेटर निकाला गया है।
नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे उन्हें जड़ पर की सुरक्षा दे दी जाएगी। क्योंकि अब विपक्ष इस समय परेशान है जिस तरीके से वहां पर राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव इस बात से परेशान है कि उनके एक विधायक ने जो क्रॉस वोटिंग की थी अब वो चले गए। अब तेजस्वी यादव उनको निकाल भी नहीं सकते, अगर निकाल देंगे तो विपक्ष के नेता का पद चला जाएगा कि 25 ही उनके पास विधायक एक कम होगा तो विपक्ष का नेता का पद नहीं रहेगा। तो उस विधायक के तमाम बगावती तेवर के बाद भी उनको अपना विधायक बताना तेजस्वी की मजबूरी है। तो विपक्ष अब बैठे बैठे कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढ कुछ मुद्दा तो चाहिए जिस पर कम से कम बहुत राजनीति गंभीर होती मामला है। नहीं है। ये बात तय है कि नीतीश कुमार 10 तारीख को शपथ ग्रहण राज्यसभा की करने वाले हैं, उसके बाद वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। अब तब मुद्दा भी मिलेगा विपक्ष को कि कौन मुख्यमंत्री होगा, नीतीश को क्यों हटाया गया, नीतीश के साथ ये क्या किया गया।